उसामा सत्ती केस के हवाले से जो है 2 जनवरी को इस्लामाबाद की G10 सेक्टर में एंटी टेररिज्म स्क्वाड एहलकारों के हाथों कत्ल होने वाले नौजवान उसामा नदीम सत्ती के केस की जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है। रिपोर्ट में मुतलका जो SP और DSP को गैर जिम्मेदारी का मुर्तकिब करार दिया गया है। अब इसके आगे मजीद क्या इसके हवाले से कार्रवाई होगी, इस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि फ़ौज को सियासत में घसीटने की कोशिश ना की जाए। इसके अलावा जो सियासी सूरत हाल है उन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सदाकत अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सदाकत साहब। वालेकुम सलाम जी। सदाकत साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये जो उसामा सत्ती का जो वाक़या हुआ था उस हवाले से आप कुछ बता सकते हैं हमारे नाजरीन को कि अब क्या पेशरफ्त हुई है, जिनको SP को और DSP को गैर जिम्मेदारी का मुर्तकिब करार दिया गया था उनके खिलाफ आगे कार्रवाई क्या होगी? जी वैसे उसामा सत्ती मेरे हल्का जो मेरा हल्का है उसमें कोटली सत्तियाँ से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान था और PTI का वो बड़ा सरगर्म कारकुन था। और जो वक़ूआ हुआ उस दिन मैं सबसे पहले कोई भी पॉलिटिकल शख्सियात में मैं वहाँ गया जब वो डेड बॉडी रख के प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका डिमांड ये थी कि हमें चूँकि पुलिस ने मारा है और हमें पुलिस की इंक्वायरी पे हमें एतबार नहीं है, लिहाजा इसकी कोई जुडिशल इंक्वायरी की जाए जी। तो वो एक ड्यू प्रोसेस के बाद उनको जुडिशल इंक्वायरी का हुक्मनामा दे दिया गया और उनको लेटर जब पकड़ाया तो उन्होंने उसको फिर वो एहतजाज ख़त्म कर दिया और वहाँ नमाज जनाजा होगी। उसके बाद अब जो है वो जुडिशल इंक्वायरी उसकी मुकम्मल हो चुकी है और रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। बड़ा जुल्म हुआ है जी, बिल्कुल बग़ैर किसी वेरिफिकेशन के, बग़ैर किसी देखभाल के उस बच्चे को सिर्फ शक की बुनियाद पे उन्होंने, आपको पता है 22 गोलियाँ उस गाड़ी पे मारी जिसमें बहुत सारी गोलियाँ बच्चे को लगी, 19 शायद उसको लगी। तो अब वो बहुत ही ये नहीं रंजीदा है पूरा इलाका और सब चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इसका फ़ैसला हो। लोगों का ख्याल है कि शायद हुकूमत जो है या इदारे जो है वो अपने बंदों को बचा लेंगे और ये मिसालें बार बार बनती रहेंगी। तो इसलिए हम सारे भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इस केस का फ़ैसला बड़ा जल्दी हो ताकि एक मिसाल कायम हो और दीगर जो बच्चे हैं इस तरह के 21-22 साल के उसामा, उनकी जिंदगियां बचाई जा सकें। जो मिसाल कायम करने वाली बात है कोई और ये उसके हवाले से कोई बाप लोग हमेशा ये मेंशन करते हैं कि जी सानेहा साहिवाल के जो मुजरिम थे अगर उन्हें सज़ा मिलती, उन्हें बाइज्जत बरी ना किया जाता तो फिर शायद आगे आने वाले दिनों में इस तरह के वाक़यात नहीं होते। तो जब सज़ा नहीं मिलती है तो फिर इस तरह के वाक़यात तो होते रहेंगे। नहीं, मैं पार्टली आपसे एग्री करता हूँ। अब मुझे एग्जैक्टली डिटेल्स तो नहीं पता सानिया साहिवाल में कि अदालत ने किस शक की बुनियाद पर उनको छोड़ा और क्या उनकी जो वो फायरिंग करने वाले लोगों का कितना कसूर था, लेकिन यहाँ पे तो सीधा सीधा जो लोगों ने फायर किया है वो और जिन्होंने उनको ऑर्डर दिया है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। कोई तीसरी बात नहीं है, कोई शुबात नहीं है, किसी किस्म की कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट, कोई मामला नहीं था। लिहाजा ये तो सीधा सीधा केस है और लोगों को शक है कि ये भी केस कहीं उस तरह ना हो जाए। लेकिन मैं आज तक की तो रिपोर्ट से मुतमईन है, अल्लाह करे कि इसका उसामा सत्ती के जो वालिद हैं उन्होंने कहा था वो चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि उनको JIT के सामने भी बुलाया जाए ताकि वो अपना भी एक वर्जन दे सकें, जुडिशल इंक्वायरी के सामने भी तलब किया जाए। लेकिन ना तो उनको JIT में बुलाया गया है और ना ही जुडिशल इंक्वायरी के सामने उनको तलब किया गया है, ये भी उनका कहना है। नहीं देखिए ना, फ्रैंकली वो जो बात कर रहे हैं उनका जवान बेटा बग़ैर किसी कसूर के अगर पुलिस की गोलियों से शहीद हो जाता है तो वो जो बात कर रहे हैं मेरा ख्याल है उनकी सेटिस्फेक्शन पहली सेटिस्फेक्शन है और उनकी बात सुनी जानी चाहिए और उनको इस सारे प्रोसेस में शामिल करना चाहिए। बिकॉज अगर हमें कोई किसी की साइड नहीं लेनी, हमने कोई हमदर्दी नहीं करनी किसी मुल्ज़म के साथ, तो बिल्कुल उनके वालिद जो है असल जो विक्टिम है, ज़ाहिर है वो तो चला गया, वही हैं उसके वालिदैन हैं और उनको सेटिस्फेक्शन के लिए, तसल्ली देने के लिए यही इंसाफ होता है कि उनको हर प्रोसेस में उनको लगे कि ट्रांसपेरेंसी है और किसी तरह से भी इदारे अपने बंदे की सपोर्ट नहीं करें और उनके मुतालबे की मेरा ख्याल है हर जगह पे हमायत होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये वाक़या जो है ये इमरान खान साहब के गोशगुजार किया गया, आपकी तरफ से इस हवाले से कोई बात हुई, उन्होंने क्या कहा? देखिए जी, पूरी हुकूमत, शेख रशीद साहब वहाँ पे गए, बाकी लोकल MNAs भी गए, हम तो खैर उधर के ही हैं। वज़ीर आज़म साहब को भी इस वाक़े का बताया गया, तो सब इस पर मतलब ज़ाहिर है सबको दुख है, अफसोस है और जिस तरह भी स्पीडी जस्टिस हो सकता है इस मामले में सारे करने के लिए तैयार हैं।
क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि अगर हम एक वाक़े की जज्बाती पहलू पे आ जाते हैं तो इंसाफ के कुछ तकाजे अगर पूरे ना भी हो तो वो भी इंसाफ नहीं होता। इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें कोई अननेसेसरी डिले भी ना हो, लेकिन सारे इंसाफ के तकाजे पूरे होके करार वाकई सज़ा मिले। मैं समझता हूँ कि जिस तरह कत्ल एक बहुत बड़ा जुल्म है, इसी तरह किसी को नाहक कत्ल में फंसाना भी उसी तरह का जुल्म है। लिहाजा जो जो जितना इन्वॉल्व है उतनी उतनी सज़ा मिले, ताकि आइंदा के लिए इदारों के लिए भी और कोई भी अपने आप को कानून से बालातर समझ के अपनी रऊनियत में किसी की जान ना ले सके। अच्छा सदाकत साहब, अब ज़रा आते हैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि DGISPR जो बाबर इफ्तिखार साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनसे एक सवाल हुआ वहाँ पर कि वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि फ़ौज को ये कहा जा रहा है कि या तो तुम जमहूरी हुकूमत को गिरा दो, अगर ऐसा नहीं करते हो तो फिर फ़ौज के नीचे जो ज़ाहिर सोल्जर्स हैं या जो भी पूरी फ़ौज है उसको कहा जाता है कि फिर जनरल बाजवा का वो एक तरह से गिरा दें। तो अब ये बात उन्होंने रिबट किया उसको। बेसिकली बाबर इफ्तिखार साहब ने ये कहा कि बैकडोर किसी किस्म के कोई राब्ते वगैरह भी नहीं हो रहे, कोई हमारे से तो किसी की बातचीत नहीं हुई। तो फिर वज़ीर आज़म खान साहब ये बात किस तरह कर रहे हैं? देखिए ना, आपने उस बयान को अपनी इंटरप्रिटेशन दे दी शिफा। उनका कहने का मतलब यह है कि हम क्यों कहते हैं वज़ीर आज़म इसलिए कहते हैं कि आप सुने ना तकारीर में क्या हो रहा है। हम पिंडी एहतजाज करने आ रहे हैं, इशारों कनायों में इदारों को तनकीद की जाती है। नवाज शरीफ साहब तो सीधा सीधा दोनों जो सरबराहान हैं ISI के और जो आर्मी के सरबराह हैं उनका नाम लेके बात करते हैं। तो नाम लेके बात करने की सियासत में दो वजूहात होती हैं। एक तो आप इदारों को प्रेशराइज कर रहे हैं को किसी तरह से आपको उसी माहौल में ले आए जिस तरह आप ज़ियाउल हक के दौर में थे, और इदारा प्रेशराइज करे और आपको आपकी कोई सपोर्ट करे, या इदारा प्रेशर में आके तो जिस तरह माजी में ये कोई NRO के लिए दबाव हुकूमत पे या आगे पीछे से बढ़ाए वो बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि आपको इदारों के सरबराहान और आप कहते हैं फ़ौज के जो जवान हैं उनसे मुझे प्यार है, लेकिन फ़ौज की जो शख्सियात, देखिए फ़ौज एक इदारा है, वो सरबराह का ऑर्डर होता है और नीचे बंदा एग्जीक्यूट करता है। किसी पूरा ये जिस्म है, उसके हर जो ज़र्रा है, हर जो उसका ऑर्गन है वो इम्पॉर्टेंट है, और उसके बगैर वो फ़ौज नहीं चल सकती। लिहाजा ये तो बहुत ही बड़ी एक जालमाना बात है कि आप कहें कि आपको जवानों से मोहब्बत है और जर्नैलों से नहीं है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं वो ये है, हाँ जो फ़ौज ने बात की उन्होंने जनरल बात की कि हमारा किसी से कोई बैकडोर डिप्लोमेसी ना है, ना आप हमें इसमें घसीटें, हमें सियासत में ड्रैग ना करें, आप अपना काम करें। अगर किसी को धांधली का कोई शक व शुबा है तो जिस तरह हम गए थे जुडिशल कमीशन के पास, हम गए थे पार्लियामेंट के पास, हम गए थे इलेक्शन कमीशन के पास, हम गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास, आप जाएं और वहां से साबित करके ले आएं कि फलां फलां हल्कों में धांधली हुई है। इमरान खान मेरिट का, शफाफियत का, ट्रांसपेरेंसी का कायल आदमी है, वो आपको दोबारा इलेक्शन वहां पे करवा देगा। ये कह देना कि जहां जहां आप जीते हैं वहां ठीक है, जहां जहां PDM की गवर्नमेंट्स हैं वो ठीक है, जहां जहां हम जीते हैं वहां गलत है, इसकी कोई तुक नहीं बनती ना। ठीक है, दोनों तरफ बात एक ही होनी चाहिए, बिल्कुल सही। फाइनली सर ये बताइएगा कि अब ये जो पिंडी की तरफ मार्च है, आपका क्या ख्याल है, ये मार्च होना या नहीं होना? और फिर खान साहब ने एक कमेटी भी बना दी है कि जो कि अगर इस्लामाबाद में आते हैं और रैलियां होती हैं यहाँ पर और वगैरह धरना वगैरह होता है तो वो कमेटी बना दी है। तो अव्वल तो ये कि अगर आप लोगों को ये यकीन है कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी तो फिर कमेटी की क्या ज़रूरत है, और अगर कमेटी बनाई है तो फिर होना क्या है, किस तरीके से डील करेगी? देखिए हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी बड़ा मैच्योर खेल रही है। उनको पता है कि उनकी गवर्नमेंट है, और उनको ये भी पता है कि अगर ये गवर्नमेंट उनकी ख़त्म होगी तो दोबारा शायद उनके सिंध में भी गवर्नमेंट आए। जिस तरह लोग तब्दील हो रहे हैं, जिस तरह PTI की एक पूरे मुल्क में एक पॉलिटिकल ग्रिप होती जा रही है, तो वो समझते हैं नून लीग तो वैसे मियाँ साहब की अलग पॉलिसी है और नून लीग नीचे उसकी अलग पॉलिसी है। मियाँ साहब कहते हैं इस्तीफ़े दें, मरियम साहबा कहती हैं इस्तीफ़े दें, वो कहते हैं हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। तो ये भी आपको समझ आ गई, नून लीग भी सेव कर रही है। अब मौलाना के पास ही हैज़ नथिंग टू लूज, उनके पास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उनका नुकसान है। वो 12वें खिलाड़ी हैं, लिहाजा वो जैसे कहते हैं ना खेडांगे तो ना खेडन देंगे, वो ये वाली काम करना चाहते हैं। लिहाजा हमें इस बात का अंदेशा है कि कोई ना कोई वो लॉन्ग मार्च टाइप चीज़ करेंगे, और अगर वो किसी वक्त भी पॉलिटिकल इंगेजमेंट चाहते हैं उसके लिए भी एक पॉलिटिकल फोरम हो, और अगर किसी वक्त वो ऐसा प्रोटेस्ट करते हैं तो उस प्रोटेस्ट को भी हैंडल करने के लिए पॉलिटिकल लोग हों जो उसको देखेंगे कहाँ तक उनको आने देना है, किस तरह उनको बिठाना है, किस तरह उनको एंटरटेन करना है। लिहाजा हमने एक प्रीएम्प्टिव
स्टेप ले लिया है, ये एज्यूम करते हुए कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, जिसके मुझे ज़ाती तौर पे बड़े कम चांसेस लगते हैं कि वो एक दिन कहते थे कि हम इस्तीफे देंगे, हम ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जाएंगे, हम सेनेट का इलेक्शन नहीं करने देंगे, हम हुकूमतों से बाहर आ जाएंगे, वो सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। अब एक बात उनकी रह गई है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, तो लॉन्ग मार्च भी वो कहते हैं हम धरना भी नहीं देंगे, एक दिन का जलसा है, तो उसको जलसा हमें कोई एतराज़ नहीं है वो आके करें, और उसको हैंडल करने के लिए एक पॉलिटिकल टीम है ताकि किसी वक्त भी कोई एंगेजमेंट करनी हो तो वो कर सके।